बाकी देखो क्या कूल लग रही है ना भाई, कसम से भाई आज तो स्कॉर्पियो ने होश उड़ा दिए बिल्कुल ही। तो जी लो भाई, पहाड़ पे चढ़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है एंड इधर का नजारा देखो भाई साहब, क्या खूबसूरत लग रहा है। एवरेज दिखा रही है गाड़ी अपनी 4.6 किलोमीटर एंड ये सामने आप देख सकते हो भाई स्विट्जरलैंड के जो पहाड़ है ना, वहाँ के छोटे छोटे गाँव। हमारी भाई दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 22 एंड स्कॉर्पियो के साथ बाय रोड कंट्री नंबर 21। स्विट्जरलैंड में भी अपने इंडिया का फ्लैग लहरा दिया है। हाँ देखो, इन्होंने ऊपर ना जाली लगा रखी है लोहे की, कि कोई भी पत्थर वत्थर गिरे तो अटक जाए वहीं पे। और ये फाइनली इटली का बॉर्डर आ गया है। सामने टर्मिनल सा तो बना हुआ है, बट महिंद्रा क्योंकि एक इंडियन ब्रांड है तो किसी भी वेबसाइट पे भाई महिंद्रा लिस्ट ही नहीं हो रखा। तो ये कह रहे भाई चाबी छोड़ के जानी पड़ेगी। पहले तो मुझे शक सा हो रहा था, बट कैमरे में इनकी फोटो भी ले ली है मैंने। कल को कुछ पंगा होता है तो पता है किसको दी थी चाबी। ये दिख रहे हैं भाई कंस्ट्रक्शन वाले जो काम कर रहे हैं। 10 बजे ही जो है ठक 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 शुरू हो जाती है, बट ठीक है आज चेकआउट करना था तो इनके शोर से कम नींद खुल गई। सामान ऑलमोस्ट पैक हो गया है, फटाफट से जूते वूते पहनूं और नीचे जाके पहले पार्किंग से गाड़ी लेकर आऊँ। 1.5 किलोमीटर दूर है। चेकआउट करके भाई लगेज ना इनके ऑफिस में ही रख दिया और यहाँ लॉक लगा लिया इन्होंने। तो गाड़ी ले आता हूँ मैं इतने फटाफट से, फिर यहीं से लगेज लेके सीधा गाड़ी में रख दूंगा। सामने वो एक सुपर मार्केट है, यहाँ से ना थोड़े से फ्रूट्स ले लेता हूँ, खाता हुआ जाऊँगा। हम थोड़ा ना लेट उठते हैं और लेट सोते हैं, तो इसलिए उठते ही ना भूख सी नहीं लगती। मतलब मेरे को भूख लगनी शुरू होती है 3:30-4 बजे दोपहर के। तो इसलिए अभिषेक तो खाने गया अभी, बट मैं नहीं गया। मैं यहाँ से कुछ ना कुछ फ्रूट ले लेता हूँ, थोड़ा सा पेट में चला जाए। मन तो ये है लेने का प्लम, पर पता नहीं मीठे होंगे कि नहीं। आए तो फ्रेश ही हुए आज सारे के सारे। देखो आम अभिषेक लेकर आया था कल, भाई साहब इतने टेस्टी, मतलब इंडिया वाले टेस्टी तो नहीं पर हाँ मीठे थे। तो इस तरह से पॉलिथीन होती है भाई, ज्यादा नहीं भाई साहब। कितने रुपए किलो है? 500 रुपए किलो। 200 ग्राम डाल लेता हूँ 100 रुपए के। वो भी भाई नरम नरम पीस डालूंगा जो लग रहा है थोड़े से मीठे होंगे। कोका कोला का कैन 1 फ्रैंक का, यानी 100 रुपए का। बताओ ये 4 पीस आए हैं 350 रुपए के। जहाँ पे हम रुके हुए ना भाई, इस वाले एरिया में इतना ज्यादा भीड़ भड़कता नहीं होता, क्योंकि ये ना प्रॉपर एक रेजिडेंशियल एरिया है, ना कि के बिल्कुल टूरिस्ट स्पॉट। हालांकि यहाँ पे आपको काफी सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स तो देखने को मिल जाएंगे, जो ज्यादातर शाम को ही खुलते हैं। अभी तो देखो सब कुछ बंद पड़ा है। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 4 अगस्त 2023। मैं हूँ अभी स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत शहर ज्यूरिक में एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम कवर करेंगे भाई 25 से ज्यादा कंट्रीज एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे लंदन यूके में। नो डाउट भाई एपिक रोड ट्रिप है एंड यूट्यूब पे जो हम वीडियोस डाल रहे हैं उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो। ऐसी बनाए रखना, सब्सक्राइब मार देना बस जितनों ने नहीं किया है। यहाँ पे देखो भाई एक गूगल का ऑफिस भी है, छोटा सा, छोटा है बड़ा पता नहीं ऊपर तक है या नहीं है। और यहाँ पे देखो लोगो लगा हुआ है गूगल का। वैसे मुझे इतनी फैसिनेशन नहीं है गूगल के ऑफिस से, क्योंकि गुड़गांव में जहाँ मैं पहले रहता था ना, उसके जस्ट ऑपोजिट में ही भाई इतना बड़ा गूगल का ऑफिस था हुडा सिटी मेट्रो के वहाँ पे। तो मैं तो मतलब बचपन से ही देखता हुआ आ रहा हूँ। पार्किंग बस आने वाली है भाई इसी रोड पे आगे जाके लेफ्ट। एंड ये रहा भाई देखो यहाँ स्विट्जरलैंड का एक स्विस बैंक जिसका नाम है UBS। क्रेडिट स्विस तो मैंने आपको दिखाया था, सिटी सेंटर में था बिल्कुल। अरे यहाँ पे भी है क्रेडिट स्विस, ये देखो आमने सामने ही है UBS हो रहा। किसी को अकाउंट खुलवाना हो जरा यहाँ पे स्विस बैंक में तो मेरे को कांटेक्ट करे ईमेल पे या फिर इंस्टाग्राम पे, मैं खुलवा दूंगा। मजे ले रहा हूँ भाई, करने मत लग जाना सही में। ओ भाई ये वाले कैफे तो खुले हुए सारे के सारे, देख रहे हो कितने लोग बैठे हुए खाने के लिए। भाई साहब कितनी सही बिल्डिंग लग रही है, देखना अंदर तक पूरी ओए हुए। पर ये रंग क्या मेहंदी सा कर दिया अजीब सा। इसको थोड़ा और क्लासी लुक दे सकते थे रंग बदल के इसका, है ना। और हाँ यार मेरी ना मतलब किस्मत फूटी हुई है। जो मेरा रिफंड था एप्पल की वेबसाइट से, मैंने मैकबुक ऑर्डर किया था ना अपना जर्मनी में, वो रिफंड आ गया। उसके बाद मैंने क्या करा, इंडिया वाली वेबसाइट से ऑर्डर कर दिया कि जब तक घर पहुंचूंगा आ ही जाएगा। बट भाई सरप्राइजिंगली इंडिया में जो है वो उन्होंने 2 दिन में ही रेडी कर दिया मैकबुक जो मैंने कस्टमाइज किया था, और जर्मनी वालों ने 10 दिन लगा दिए थे। बताओ, तो इंडिया ही बेस्ट है यार उस हिसाब से। एप्पल वाले बड़े तेज है इंडिया में। बट दिक्कत क्या हुई, मेरी किस्मत इतनी फूटी हुई है, वहां पे भी मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुरियर वाला मेरे को फोन कर रहा होगा और मेरा फोन यहाँ लगा नहीं। बट अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना भाई, दुबई से ले लिया जाए, क्योंकि दुबई में तो टैक्स भी बहुत कम है, 5% वैट लगता है खाली, तो बहुत सस्ता पड़ रहा है मुझे। ये देखो मैं चेक कर रहा था एप्पल की वेबसाइट पे। लेट्स सी भाई, लंदन से जब मैं इंडिया वापस जाऊंगा तो बीच में ना ले ओवर ले लूंगा दुबई का, एक दिन का या 2 दिन का, तो फिर देखते हैं भाई, पैसे बच जाएंगे तो अच्छा है ना। बाकी ये रही यार पार्किंग, नीचे जाना है अभी। लो भाई वो खड़ी है साड़ी प्यारी स्कॉर्पियो एन। होटल ले जाता हूँ और सारा सामान वगैरह जो है ना वो सेट करके निकलते हैं फिर किधर के लिए, अपनी नवी कंट्री जिसका नाम है इटली। और आज का सफर भाई ज्यूरिक से लेके इटली का एक शहर है मिलान करके वहां तक का होने वाला है, जो टोटल है 281 किलोमीटर एंड गूगल मैप 4 घंटे दिखा रहा है। आई गेस बीच में कहीं ट्रैफिक होगा, क्योंकि वैसे तो रास्ते जो है ना वो हाईवे वाले मिलेंगे साहब। क्योंकि देखो अभी यहाँ पे है ना, तो स्विट्जरलैंड से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भाई इधर की तरफ जाते ना तो यहाँ पे ज्यादा पहाड़ वहाड़ मिलते। बाकी लेट्स सी भाई, मेरा भी पहली बार ही है गाड़ी चलाना स्विट्जरलैंड में से ऐसे वहाँ इटली तक, तो जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा आपको भी व्लॉग के थ्रू करवा दूंगा। चल के टिकट डालते हैं और पे करते हैं, लेट्स सी कितना अमाउंट बनता है। कल हमने आई गेस 8:30 या 9 बजे जो है वो पार्क करी थी
गाड़ी रात को। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम भाई, मशीन जो है वो लेफ्ट साइड में है तो उतर के जाना पड़ेगा, या फिर आई गेस मैं यहीं से कर सकता हूँ। ना भैया नहीं जा रहा, उतरना ही पड़ेगा। टाइम देख लो 8:47 पे करी थी कल मैंने, और अभी 1 बज रहा है दोपहर का। ये क्या भाई, वैलिड ही नहीं बता रहा। अभी आई गेस ना मशीन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हमें पे करना है, फिर ये टिकट वहाँ काम करेगी एग्जिट के लिए। लो जी लो, मिल गई ना मशीन। यहाँ पे अब ये डालनी है टिकट हमें, ये बताएगा कितने पैसे हो गए हमारे। ओ भाई साहब 40 फ्रैंक 16 घंटे के 4000 रुपए भाई साहब। तो आई गेस ये 24 घंटे के भी 4000 ही होते हैं। बाय कार्ड पे करते हैं। वैसे स्विट्जरलैंड के हिसाब से तो ज्यादा है नहीं, क्योंकि हर जगह पे हमने 2500-3000 रुपए तो दिए ही है पार्किंग के 24 घंटे के, तो यहाँ 4000 भी है अगर, तो इतनी बड़ी बात नहीं लग रही। लेट्स गो, ट्रांजेक्शन ओके, गुड बाय। अब ये जो पर्ची निकली है ना भाई, उस मशीन में डालनी है, तब वो फाटक खुल जाएगा। अबे एक और निकल गई पर्ची है क्या? आई गेस रिसिप्ट होगी। अब चला जाए भाई जल्दी जल्दी, फालतू का टाइम लग गया है। इस बार उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से कर दूंगा गुज्जा। चली गई, लेट्स गो, खुल जा। ओ भाई फाइनली, चलो जी चलो। चलो जी फाइनली रास्ता ढूंढ ढांड के निकला, क्योंकि यहाँ इन्होंने ना रोड ब्लॉक कर रखा है यहाँ आने का, और उधर से आ नहीं सकते, रॉन्ग साइड है। तो 3-4 गलियां दूर जा जाके मिला है रास्ता। सामान निकलवाते भाई फटाफट से। कहाँ गए वो? वाइपर फ्लूइड भी खत्म पड़ा है, ये भी डाल लेते हैं। मच्छर वैसे तो अब इन देशों में इतने ज्यादा चिपक नहीं रहे विंडशील्ड पे, बट स्टिल कभी कभी आ जाते हैं ना, तो ऐसे विजिबिलिटी में दिक्कत आती है। और मेन है कि जब मैं कैमरा लगाता हूँ, मतलब फोन लगाता हूँ आगे विंडशील्ड पे, तो वीडियो में बड़ा सा ना धुंधला धुंधला सा आने लग जाता है। तो वो व्यू साफ करने के लिए पानी होना चाहिए इसमें। चलो जी पूरा ही फुल हो गया इससे तो। और यार इन देशों में ना वॉशिंग हो ही नहीं पा रही है गाड़ी की, क्योंकि इंडिया जैसे सस्ता नहीं है भाई यहाँ पे वॉशिंग की। 300 रुपए में पूरी गाड़ी वॉश करवा लो, या 1000 रुपए में ड्राई क्लीन भी करवा लो अंदर से। यहाँ आधे ज्यादा जगह ऑटोमेटिक वॉशिंग सेंटर होते हैं, और वो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वो सब करने का। तो इसलिए भाई चल रहा है जुगाड़ जैसे भी। बाकी ये बिल्डिंग थी अपार्टमेंट, वो वाला है हमारा। 3 रातों का अराउंड 33-34 हज़ार, मतलब एक रात का वही 11,000 रुपए पड़ा था। सामने ये पिज्जा पार्टी की भी वैन खड़ी है, 3 दिन से खड़ी है भाई, ये जाती नहीं है कहीं पे, यहीं खड़ी रहती है। बाकी हम चलते हैं भाई अपनी अगले देश। चलो जी सामान वगैरह सब कुछ डाल दिया है, गाड़ी रेड है, रेड कह रहा हूँ, रेडी है निकलने के लिए। मैप आपको और दिखा दूं, देख लो भाई। वो उस एरिया से शुरू किया था, ये पूरा कवर कर चुके हैं हम भाई साहब, और पहुंच चुके हैं कहाँ? स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड से जा रहे हैं इटली। वैसे स्विट्जरलैंड से इस मैप में फ्रांस लिखा है, बट क्योंकि 1-2 दिन बच रहे थे तो इटली हमने ऐड कर दिया था एंड में, तो इसलिए स्विट्जरलैंड से यहाँ जाएंगे पहले इटली, एक मिलान करके सिटी मैंने बताया, फिर मिलान से फ्रांस खींचेंगे। ये ड्राइव बहुत लंबी होगी, अराउंड 800-900 किलोमीटर के आसपास की है भाई, तो सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा उस दिन। बाकी फिर फ्रांस से हम सीधा लंदन पहुंच जाएंगे, ये स्कॉटलैंड वगैरह आयरलैंड वगैरह सब कवर करके गाड़ी हो जाएगी अपनी शिप, वहाँ से मुंबई, और हम चले जाएंगे फ्लाइट से। अब देखते वाया दुबई जाएंगे, या डायरेक्ट फ्लाइट अच्छी मिल गई तो फिर देखता हूँ, अलग ही सीन है वो। बाकी अभी भाई स्विट्जरलैंड से हम फ्यूल फिल करवा लेते हैं। रेंज है 258 की, और एवरेज जो आपको 4 किलोमीटर दिखा रहा है ना, ये मैंने एक्चुअल में रीसेट करी है, क्योंकि आज भैया टेस्ट करने वाला हूँ मैं इसका प्रॉपर एवरेज का, कि टैंक टू टैंक ये गाड़ी कितना किलोमीटर पर लीटर निकाल के देगी अपना यूरोप के हाईवेज पे। तो पहले अभी स्विट्जरलैंड से टैंक बिल्कुल फुल करवा लेंगे, उसके बाद 280 किलोमीटर चलाने पे जब इटली पहुंच जाएंगे तो टैंक वापस से फुल करवा लूंगा ऊपर कट टू कट, और फिर जो है वो कैलकुलेशन निकल जाएगी कितना फ्यूल डाला और कितने किलोमीटर चले, दोनों को डिवाइड कर दो, उतने की रेंज आ गई। क्योंकि ये भाई कभी कभी एग्जैक्ट बताता है, नहीं बताता, वो पता चलेगा शाम तक, लेकिन हम अपने हिसाब से जो टेस्ट करते हैं हमेशा से वो टैंक टू टैंक करेंगे। लो भाई आ गया है फ्यूल स्टेशन। यहाँ पे डीजल देख लो, अल्टीमेट तो नहीं, नॉर्मली डलवाएंगे। अल्टीमेट से कितना ही फर्क आएगा, 0.5 किलोमीटर का फर्क आ जाएगा 1 लीटर में, बट रेट भी तो महंगा है, तो उससे बेटर है नॉर्मली डलवाते हैं भाई। सब है तो महंगा, 2 फ्रैंक्स है, यानी कि वही भाई 190 रुपए के आसपास। बट यहाँ पे पहले कार्ड नहीं लगाना पड़ा, सीधा डायरेक्टली ना भरना शुरू हो गया, तो अंदर जाके फिर हम पे कर सकते हैं। एंड ऑटो कट पे नहीं छोड़ूंगा भाई, थोड़ा ऊपर तक भरूंगा, ताकि जो इटली का फ्यूल स्टेशन है ना, वहाँ पर जब मैं भरवाऊँ तो फिर ऐसे ना कट टू कट वाला ना हो, बिल्कुल टैंक टू टैंक वाला हो। देख लो भाई बिल्कुल ऊपर तक आ गया। अब इससे ऊपर तो क्या ही भरूं, बाहर आने लग जाएगा। ये देखो भाई, अब इसको लगा देते हैं। टोटल फिलहाल आया है भाई 77 फ्रैंक का 37 लीटर, यानी कि 7,500 रुपए में। चलो जी चलो, अब मस्त एवरेज टेस्ट होगी आज अपनी स्कॉर्पियो एन की। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 2 है जैसे इसमें, तो मुझे अंदर जाके ये 2 नंबर बताना है और पेमेंट वो ले लेंगे। यहाँ भी सुपरमार्केट काफी बड़ी है भाई। चलो जी चलो, पेमेंट डन। भाई साहब क्या क्रेजी लगती है ना, साथ में देखो निसान की कौन सी है ये, नहीं वोल्वो है, सॉरी निसान कह रहा हूँ। बैजिंग हटा रखी है इन्होंने, पता नहीं कौन सा मॉडल है, बताना किसी को पता हो तो। बट देखो साथ
तुम्हें स्कॉर्पियन। हालांकि ये इग्नोर कर दो आप, ये पिचका हुआ पार्ट। बाकी देखो क्या कूल लग रही है ना भाई। गाड़ी में रेंज आ गई है भाई 688 किलोमीटर की, और एवरेज दिखा रही है गाड़ी अपनी 4.6 किलोमीटर। 4.6 किलोमीटर देख के डरना मत, मैंने बताया ना आपको रीसेट करा है। तो अभी जो एक्चुअल एवरेज है वो निकल के आएगी इसमें थोड़ी चलाने के बाद, और फिर जो बिल्कुल ही एक्यूरेट वाली एवरेज है वो शाम तक पता चल जाएगी जब हम वापस से सेकेंड टाइम फ्यूल फिल करवाएंगे। तो जी लो भाई, पहाड़ पे चढ़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। एंड इधर का नज़ारा देखो भाई साहब, क्या खूबसूरत लग रहा है। पानी एकदम ब्लू है पूरा, और यहाँ पार्किंग भी बनी हुई है बीच बीच में। अगर आपको रोकनी है गाड़ी तो इन्हीं जगहों पे रोक सकते हो। बाकी अब शायद से यही सिंगल लेन ही चलेगी, सामने से ट्रैफिक आएगा और हम भी इधर से ही जाते रहेंगे शायद से। इसलिए भाई 280 किलोमीटर के लिए 4.5 घंटे दिखा रहा था गूगल मैप, क्योंकि अभी ये स्विट्जरलैंड का एरिया प्रॉपर पहाड़ी वाला होगा। बारिश भी भाई हल्की हल्की बौछार आई जा रही है, तो वही है, ज़्यादा तो बादल काले दिख नहीं रहे। आगे लेट्स सी कितनी रहती है। ये देख लो भाई लोग, स्विट्जरलैंड की खूबसूरती, सामने स्विस एल्प्स, और पानी देखो कितना बिल्कुल भाई साहब शाइन मार रहा है ब्लू कलर का। और ये ऊपर पता नहीं क्या अलग क्यों बना रखा है इन्होंने छत की तरह। हालांकि ये टनल तो नहीं है, अब टनल आ रही है ये वाली पहाड़ काट के, बट यहाँ पे कोई टनल नहीं थी। इन रास्तों में भाई 60 से 80 की स्पीड लिमिट है, 80 से ऊपर तो जा ही नहीं रही कहीं पे भी, क्योंकि वही है ना, पतले पतले रोड है। और यूके एंटर करने के बाद ना हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्पीड लिमिट्स है ना वो भाई किलोमीटर से माइल्स में चेंज हो जाएगी। तो उसका कैलकुलेशन मन ही मन में ना करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मेरे को क्रिकेट से थोड़ा सा ये अंदाजा है कि अगर कोई 100 माइल्स पर आवर की बॉल फेंकता है तो वो किलोमीटर्स में 160 किलोमीटर बनते हैं। तो मैं इस तरह से तो कैलकुलेशन कर सकता हूँ, बट ये 60 माइल 70 माइल ऐसे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग के 2-4 दिन। इसके अलावा यूके में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं ड्राइविंग की, क्योंकि भैया रूल्स तो पूरे इंडिया वाले ही चलते हैं। मतलब कि लेफ्ट साइड में ही गाड़ी चलानी है हमें अपने, और स्टीयरिंग व्हील जो है वहाँ की गाड़ियों का भी राइट साइड ही होता है अपनी स्कॉर्पियन की तरह। तो ओवरटेकिंग वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जो इंग्लैंड और अपना वेल्स वाला एरिया ना, वहाँ पे तो प्रॉपर हाईवेज बने हुए हैं भाई, लेकिन जब हम स्कॉटलैंड बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएंगे ना, वहाँ पे बिल्कुल रिमोट एरियाज है, तो इसलिए वहाँ पे इतनी ज्यादा ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, या फिर ऐसे चौड़े चौड़े हाईवे नहीं मिलेंगे। वहाँ थोड़ा सा बस ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यूके मतलब इसमें इंग्लैंड और वेल्स में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस वाले पहाड़ से भाई नीचे उतर चुके हैं। अब वापस से ये वैली शुरू हो गई है, जिसमें स्ट्रेट हाईवे है, 2 लेन हमारी तरफ 2 लेन उस तरफ। होता क्या है ना, जैसे एक पहाड़ आता है तो हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो पहाड़ी रास्ता आ जाएगा, फिर उस पहाड़ से नीचे उतरते हैं, इस तरह की वैली आ जाती है। बट आप जो सामने पहाड़ देख पा रहे हो ना, अब वापस से हम उस पर चढ़ेंगे तो वही पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए एवरेज स्पीड जो है ना वो कहीं ना 70-80 पे ही रहती है, क्योंकि इन हाईवेज पे तो चल जाती है 110-120 पे, लेकिन फिर पहाड़ी इलाके पे बिल्कुल ही 50-60 पे गिर जाती है। एंड ये सामने आप देख सकते हो भाई, स्विट्जरलैंड के जो पहाड़ है ना, वहाँ के छोटे छोटे गांव, मतलब गिनती के 15-20 घर होंगे पूरे एरिया में। वो ये हिमाचल उत्तराखंड वाला ही सीन चलता है, जरा जरा से गांव आते हैं, फिर ऐसे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, फिर गांव आते हैं। कॉन्सेप्ट तो भाई वही चल रहा है ना, खूबसूरती अपने वहाँ भी है हिमाचल और उत्तराखंड में, खूबसूरती यहाँ भी है। बट यहाँ पहाड़ पे भी ना भाई रोड्स वगैरह प्रॉपरली मेंटेन्ड है, और घर भी आप देखोगे ना भाई साहब, मतलब ऐसे पुराने से नहीं लग रहे, प्रॉपर बने हुए हैं मजेदार से। और ये शायद से बिजली विभाग है या फिर पावर स्टेशन होगा कोई। अगली बार स्विट्जरलैंड आके ना ऐसे ही किसी गाँव में रुकना है, जहाँ पे मतलब ज्यादा ना भीड़ भड़का ना हो, टूरिस्ट ना आता हो, तो शांति वाली जिंदगी थोड़ी देर ना ऐसे 5-6 दिन रुक के जाओ। देखो कितना सुंदर गांव है भाई साहब, ऐसे पानी बह रहा है साइड में से, मस्त होए खूबसूरती भाई, और ऊपर हो रहे स्विस एल्प। लो जी, सेकंड पहाड़ शुरू हो गया आज का हमारा। अब ये कितना दूर तक है पता नहीं, क्योंकि यहाँ से अभी टोटल मिलान जो है वो 190 किलोमीटर दिखा रहा है। और भाई साहब पर देखना कैसी चट्टाने हैं, पत्थर वत्थर पूरे कटे हुए हैं। यहाँ पे गिरते तो नहीं होंगे, वरना इन्होंने ना सिंबल लगा रखे होते साइन बोर्ड की, पत्थर गिर रहे हैं, रुकना मना है यहाँ पे। रुकना तो खैर
पत्थर वैसे भी मना ही है यहाँ पे, बट स्टिल ये गिरने वाले पत्थर जो एरिया होता है ना वैसा नहीं है। ओ भाई साहब, साइकिलिंग वाला बंदे देख रहे हो, अंकल जी है और इतने पहाड़ पे चला रहे हैं। कुछ लोगों की भाई सही में ना हिम्मत होती है, मतलब इतनी ज़्यादा एज होने के बाद भी ऐसे चढ़ाई पे साइकिल चलाना। हुए हाँ देखो, इन्होंने ऊपर ना जाली लगा रखी है लोहे की कि कोई भी पत्थर वत्थर गिरे तो अटक जाए वहीं पे। एंड क्योंकि भाई पहाड़ी इलाका है तो बीच में ऐसे टनल्स आती रहती है, छोटी मोटी पहाड़ काट काट के रास्ते बना रखे होते हैं। एंड वो ऊपर वाले घर देखो भाई कितने क्रेजी है, ऐसे देखना चट्टानों पे बने हुए हैं ना, वो सुंदर भाई बहुत। जैसे ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं ना रास्ते और ज्यादा पतले होते जा रहे हैं। बट ये पार्किंग स्पॉट देखो यहाँ भी बना रखे हैं। इंडिया में क्या है, हिमाचल उत्तराखंड में ऐसे ढाबे रेस्टोरेंट्स आते रहते हैं पहाड़ी इलाकों में भी, तो फिर बंदा वहीं रोक लेता है। बट यहाँ स्विट्जरलैंड के जो पहाड़ है ना भाई, इनमें आपको ढाबे या रेस्टोरेंट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा, तो इसलिए पार्किंग स्पॉट्स अलग से बना रखी होती है कि किसी को रोक के रेस्ट करना हो। अगर ये देखो 60 की स्पीड लिमिट चल रही है अब हर जगह पे ही, जब तक पहाड़ पूरा ऐसे हम क्रॉस नहीं कर लेते। हाँ ये देखो भाई, इस वाली रोड पे है लंबा जाम, गूगल मैप पे भी दिखा रहा है 30-40 मिनट का जाम है आगे तक। ये एरिया पूरा रेड हुआ पड़ा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा होगा, बहुत कम ही चांसेस होते हैं इन हाईवेज पे, यहाँ पे यूरोप पे एक्सीडेंट होने के, तो इसलिए वो ये कंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो हमारा ट्रैफिक या उधर वाला ट्रैफिक ऐसे डाइवर्ट कर दिया होगा, एक एक करके निकाल रहे होंगे। और एक एक करके निकालने में भी ना गाड़ियाँ तो जल्दी निकल जाती है, लेकिन ये जो बड़े बड़े ट्रक है ना भाई, ये टाइम लगा देते हैं, तो शायद से इसलिए जाम लगा पड़ा है, क्योंकि ट्रक ना लाइन वाइज खड़े हैं आगे तक। और ये हमारे सामने गाड़ी देखो भाई, डी मतलब कि ड्यूचलैंड आपको पता ही है जर्मनी को कहते हैं, बट भाई नंबर अच्छा ले रखा है DG1000। यहाँ पे है देखो, हाईवे के बीच में रेड लाइट बनी हुई है, तो वो ये अब ये रेड हो गई, इस चक्कर में जाम लगा हुआ है पीछे तक बहुत। बट ठीक है, हम तो किसी तरह निकल के आ गए भाई आगे, क्योंकि टनल है ना तो उस चक्कर में रेड लाइट बना रखी है। टोटल यार 200 किलोमीटर चल चुके हैं, केवल 80 किलोमीटर रह गया मिलान। और अभी जो अपनी गाड़ी की एवरेज दिखा रही है ना भाई, बहुत तगड़ी दिखा रही है। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि हो सकता है भाई ये जो एवरेज इसमें दिखा रहा है एग्जैक्ट यही हो, तो फिर फायदा नहीं ना ऐसे टेस्ट करने का। अगर यही सही दिखा देगा तो एंड में ही देखना आप तो एग्जैक्ट क्या एवरेज दे रही है। बट आज ये है कि भाई प्रॉपर ना हाईवे नहीं थे, पहाड़ी इलाका भी था, जाम भी लगा हुआ था बीच में, फिर ऐसे मतलब हाईवे भी मिल रहा था कहीं कहीं पे, मतलब कहीं पे 60 की स्पीड भी चल रही थी, कहीं पे 120-30 भी चल रही है। तो उस हिसाब से ध्यान रखना है एवरेज जो दे रही है गाड़ी। और ये रेनो की छोटी सी, पता नहीं क्या जा रहा है भाई, ना तो इसे गोल्फ कार्ट कहेंगे ना इसे गाड़ी कहेंगे, है 4 पहिए ही, बट चौड़ी मेरी BMW 1250 थी ना जितनी, उतनी है भाई साहब, कितनी पतली सी। और है स्विट्जरलैंड की, नंबर देख लो भाई, वही झंडा लगा हुआ है स्विट्जरलैंड का। गाड़ी में ना एक एवरेज का मीटर है, उसमें ना जैसे जैसे आप पंजा दबाते जाओगे एक्सीलरेटर पे, उस हिसाब से ना वो कैलकुलेट करता रहता है कि एवरेज कैसी निकलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग ना जो मैंने अभी तक देखा भाई, अगर हम गाड़ी को क्रूज पे चला रहे हैं, यानी कि ना तो ज्यादा रेस दे रहे ना ब्रेक लगा रहे हैं, कॉन्स्टेंट 120 के ऊपर स्पीड पे चल रही है, 120, 125, 130 मैक्सिमम, तो भाई एवरेज ना मीटर के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट निकल के आएगी। और वही अगर मैं 100-110 पे क्रूज कर रहा हूँ ना, तो भाई वो एवरेज कम दिखा रहा है कि कम निकलेगी। एंड सेम टू सेम 130 से ऊपर चला रहा हूँ तब भी वो दिखा रहा है कि कम निकलेगी। ये जो बीच का स्पॉट है ना 120 से 130 के बीच का, भाई इस पे रखो कॉन्स्टेंट अपना क्रूज पे सेट करके, सबसे बढ़िया एवरेज आएगी। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आज। हमारे साथ साथ ही भाई रोड के पटरी भी चलती जा रही है, तो ट्रेन व्रेन जो भी जाती होगी ना यहाँ स्विट्जरलैंड से इधर की तरफ, तो वो यहीं से जाती होगी, या उधर से कोई इधर आती होगी, तो यहीं पे उनको नज़ारा दिखता होगा। तो आज जो डेट है भाई, अगर कोई जा रहा हो इस वाली ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हो, तो वीडियो में ज़रा हाई बोल देना कमेंट सेक्शन में कि आप ट्रेन से जा रहे हो, हम यहाँ गाड़ी से जा रहे हैं साथ साथ। और यार बॉर्डर क्रॉस करने से पहले कोई पार्किंग वार्किंग आ जाए तो ज़रा गाड़ी रोक लेते हैं एक बार, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी, क्योंकि लगातार ही चला रहा हूँ पिछले 3 घंटे से। और साथ ही साथ में स्विट्जरलैंड में अपना देश का तिरंगा भी लहरा देंगे।
पार्किंग तो मिली नहीं भाई पिछले 15-20 किलोमीटर से कोई भी, बट एक ये फ्यूल स्टेशन आ रहा है सामने, तो इसी में लगा लेते हैं थोड़ी देर। और इसमें मेरे ख्याल डीजल पेट्रोल नहीं है, खाली ईवी और एलपीजी ही लिखा हुआ है। बाकी रेस्टोरेंट है और 24 आवर्स ओपन है। 2 सेक्शन है, लेफ्ट वाला ट्रक और बसों के लिए, राइट वाला गाड़ियों के लिए। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। और साथ ही साथ में ये देखो फ्यूल भी है इनके पास, डीजल वीजल पूरा सही है भाई। बड़ी पार्किंग लगी पड़ी है काफी, यहीं पे गाड़ी लगा लेते हैं आराम से। टोटल भाई 56 किलोमीटर ही बचा है, अब तो 30-40 मिनट लगेंगे। और होटल भी हमने यहीं से बुक कर दिया, अपार्टमेंट मिल रहा था, बढ़िया डील वहीं सेंटर में, तो दिखाऊंगा चल के। बाकी ये देख लो भाई पार्किंग वार्किंग सही है काफी बड़ी। और उधर वाली देखो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बना हुआ है। बट यहीं पे भाई अब अपना तिरंगा फहरा लेते हैं फटाफट से स्विट्जरलैंड में भी, और इटली में जब निकलने लगेंगे तब फहरा लेंगे। ज्यादा देर बैठे रहो ना एक ही जगह पे, गाड़ी चलाओ चाहे कुर्सी पे बैठे रहो भाई, कमर की बैंड बज जाती है। और फिर वो कमर का दर्द ना पैरों में कन्वर्ट हो जाता है रात को, चाहे से वो नस दब जाती है उसकी वजह से। तो ये स्लिप डिस्क जब से हुआ ना भाई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है रास्ते में। पर ठीक है, अब तो 3 महीने से ज्यादा निकाल ही दिए, कितने 25-30 दिन और बचे हैं, झेल लेंगे भाई। दर्द है ना, ट्रिप पूरी हो जाएगी लंदन तक की। ओ भाई मर गए। सुसु भी आ रहा है वैसे तो मेरे को, होगा यहाँ पे वॉशरूम कर ली लेता हूँ। काफी बड़ा फ्यूल स्टेशन है भाई, वॉशरूम हो जाता हूँ, अच्छा बना होगा। बट यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब खाली सुसु भी जाना हो ना तो 1 यूरो पे करो वॉशरूम जाने के लिए। बताओ 100 रुपए में सुसु कर रहे हैं, इंडिया में 2 रुपए में हो जाता है ना। अब किसी को 2 नंबर आई हो तो चलो ठीक है 100 रुपए खर्च भी दे, खाली सुसु के लिए भैया। और रोड पे कर नहीं सकते, हाईवे पे रोक के साइड में, तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है भाई, जाके करना ही पड़ेगा। और ये देखो X5 खड़ी हुई है, X7 ना यूरोप में कम दिख रही है, X5 बहुत दिखी है भाई। ATM भी है भाई इस वाले फ्यूल स्टेशन में तो, और सब कुछ मिल जाएगा खाने पीने का। मुझे मतलब है वॉशरूम से, और दूसरा DF लिक्विड भी यानी एडब्लू भी डलवाना है भाई अपनी गाड़ी में, तो वो भी पता करता हूँ यहाँ। ये देखो भाई इस तरह की मशीन लगी होती है गेट पे, इसमें पहले पैसे डालो, पर्ची निकलेगी, फिर जाओ। अब थे भाई वॉशरूम तो, और काफी सारे थे, मेरे ख्याल 8-10 कैबिन बने होंगे। स्विट्जरलैंड की ना चॉकलेट बहुत फेमस है, तो मैं सोच रहा था लेने की, बट ले नहीं पाया। यहाँ पे चॉकलेट का पूरा बॉक्स मिल रहा है भाई 17 फ्रैंक यानी 1700 रुपए का। अब इसमें कितनी है पता नहीं, बट ये वाला मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। ये 1200 रुपए का, और देखो इसमें कितनी सारी है ना। तो ये ले जाने के लिए सही है भाई, घर पे भी बांट दूंगा लोगों में। या बड़ा वाला ले लूँ, ये 1500 का है, छोटा ही ले लेता हूँ, जगह नहीं है। ये भी भाई देखो स्विस चॉकलेट ही है, मतलब यहाँ का लोकल ब्रांड है। विस्की डी एस्कोके भाई साहब, विस्की है क्या, इसमें अल्कोहल है लिखा तो है। स्विस डार्क चॉकलेट फिल्ड विद विस्की फ्रॉम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड हमें जाना है भाई, वहीं पे ही ले लेंगे ये चॉकलेट। कोई टोबलेरोन देख लो भाई 420 रुपए की मिल रही है, यही बेस्ट लग रहा है मुझे तो हिसाब से देखा जाए। जगह भी नहीं घेरेगा ज्यादा, और पैसे भी इतने महंगे नहीं। ये देख लो भाई 24% हो गया है DF लेवल जो है। वैसे तो हम फुल भी करवा सकते हैं, बट ठीक है 10 लीटर में काम चल जाएगा मेरे ख्याल। 10 लीटर डलवाएंगे ना तो 1000 किलोमीटर, नहीं 1000 कह लो 10,000 किलोमीटर चल जाएगा वो, जो कि भाई मेरे हिसाब से काफी है। क्योंकि ये ट्रिप अब हमारी मैक्स टू मैक्स 6 या 7,000 किलोमीटर की बची है, उससे ज्यादा नहीं। तो भाई मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये तो इन्होंने बंद कर रखा है, बैरिकेड लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल चल नहीं रही होगी। और भाई इन वाले स्टेशन में है नहीं एडब्लू, तो वहीं पे ही पार्किंग में लगा लेते हैं थोड़ी देर। चलो थोड़ी देर ना फ्यूल स्टेशन पे भाई गाड़ी ऑन करके AC चला के बैठ भी जाते हैं, ताकि ये चीज भी कम से कम नोट हो जाए। एवरेज वाली वीडियो में ना कर लेनी चाहिए ये सब चीजें, तभी फायदा होता है निकालने का एवरेज। चलो अपना इंडियन फ्लैग निकालता हूँ और लहराते हैं स्विट्जरलैंड की सरजमी पे। सरजमीन कहते हैं, सर्द जमी, पता नहीं भाई बता देना। हमारी भाई दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 22 एंड स्कॉर्पियन के साथ बाय रोड कंट्री नंबर 21। स्विट्जरलैंड में भी अपने इंडिया का फ्लैग लहरा दिया है। चलो जी स्विट्जरलैंड का तो काम हो गया है, अब जाके इटली में फहराएंगे। आज नहीं, मतलब निकलते टाइम, अभी तो अंधेरा होने वाला है। वैसे बजे तो अभी 6 ही है, पर ऊपर बादल बहुत हो रहे हैं, बारिश भी आने वाली है शायद से, तो इसलिए ना थोड़ा अंधेरा सा है। अगर रोशनी होती ना तो और अच्छी फुटेजेस आ जाती। बट ठीक है भैया, निकलते हैं फटाफट से गाड़ी को लेके। एडब्लू का जुगाड़ अब इटली में ही देखेंगे, जब अभी फ्यूल भरवाऊंगा ना एवरेज चेक करने के लिए। हो सकता है वहाँ पे एडब्लू मिल जाए तो वहाँ डलवा लूंगा। लो भाई पेट्रोल पंप से निकले अभी 2 किलोमीटर ही हुए थे, और ये फाइनली इटली का बॉर्डर आ गया है। सामने टर्मिनल सा तो बना हुआ है, बट ये वैसे बॉर्डर टर्मिनल नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई चेकिंग होगी। हालांकि 4-5 पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए हैं सामने, बट भाई ये रोकेंगे नहीं गाड़ी को, ना ही ये पासपोर्ट वगैरह कुछ भी चेक करेंगे हमारा। ये देख लो निकल गए ना सीधा सीधा, क्योंकि इटली भी भाई शेंगन कंट्री है और स्विट्जरलैंड भी शेंगन कंट्री थी, तो इसलिए बीच में कोई चेकिंग वैकिंग नहीं होती। मस्त अपना चलते जाओ, कार्नेट के बारे में भी नहीं पूछते, ना ही पासपोर्ट पे कोई स्टैम्प वैम्प लगता है। सीधा आप एंटर करो, एग्जिट करो जब मर्जी, मतलब शेंगन वीजा जब तक वैलिड
वैलिड है, ऐसे नहीं कि भाई साहब वैलिड है हमारा 10 अगस्त तक और हम पड़े रहे सितंबर तक यहाँ पे, वो पॉसिबल नहीं है। बाकी सामने आप देख सकते हो भाई मिलान का बोर्ड आ गया है और इसको मिलानो भी बोलते हैं। यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर रह गया तो जल्दी जल्दी खींच देते हैं भाई अब सिटी तक सीधा। बाकी हमारी इस दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की ये कंट्री नंबर 24 है और स्कॉर्पियो के साथ बाय रोड कंट्री नंबर 23। स्विट्जरलैंड 21 22 इसलिए थी क्योंकि कल हम लिंचेस्टाइन होके आए थे तो एक कंट्री ऐड हो गई। वो बोर्ड आगे चले ही थे भाई और टोल टैक्स आ गया, तो मतलब कि इटली में विनियट की जरूरत ही नहीं है, खाली टोल भरेंगे और काम हो जाएगा। तो लेट्स सी भाई कितने का पड़ता है। वही मशीन लगी पड़ी है भाई यहाँ पे, टिकट निकल जाएगी। अब पता नहीं पे यहाँ करना पड़ेगा या एग्जिट के टाइम पे, वो देख लेते हैं। 2.3 है क्या? ये तो यहाँ की लैंग्वेज में बोल रहे हैं भाई। फ्यूल स्टेशन की तरह यहाँ भी भाई कार्ड पहले ही मांग रहे हैं। लो जी लो, खुल गया है, चलो निकाल लो कार्ड। फ्रांस में भी जो पहला टोल टैक्स आया था ना, वहाँ पे ऐसा ही हुआ था भाई, कोई पर्ची निकली नहीं थी, सीधा उन्होंने पैसे काट लिए थे 440 रुपये। अब यहाँ पे पता नहीं, एक बार स्टेटमेंट में चेक करेंगे फिर बताएंगे। कार्ड से भाई टोटल 211 रुपये कटे हैं और आज सिर्फ 50 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। हमें बताओ 50 किलोमीटर के लिए 211 रुपये भर के जा रहे हैं। अब आगे का कल जब निकलेंगे, कल नहीं परसों निकलेंगे, तब फिर से भरना पड़ेगा जो भी आगे का एक्सप्रेस वे होगा, क्योंकि जो हमारा परसों का सफर होने वाला है ना, मैंने बताया अभी तक इस ट्रिप का सबसे लंबा सफर होगा। 800 साढ़े 800 किलोमीटर चलानी है पेरिस तक गाड़ी। तो बैंड तो बचने वाली है और शायद से टोल टैक्स में भी बैंड बजेगी। फ्रांस में भी विनियट नहीं चलता, टोल टैक्स ही आएगा। इटली में भी विनियट नहीं चलता, टोल टैक्स ही भरना पड़ेगा। भर भर के मुझे लग रहा है उस दिन हम पागल हो जाएंगे। इस ट्रिप के जो शुरू के भाई 8-10 देश थे ना, उनके बॉर्डर क्रॉस करने में ना एक एक्साइटमेंट होती थी और मजा सा भी आता था, क्योंकि बॉर्डर होते थे भाई वहाँ पे। लेकिन ये जब से शेंगन एरिया में एंटर किया भाई, बॉर्डर आते ही नहीं है, तो एक्साइटमेंट भी नहीं होती और अहम ही मतलब कंटेंट के नाम पे भी कुछ नहीं मिलता भाई ढंग का। वहाँ पे बॉर्डर पे ऑफिसर मिल जाते थे, कभी इंश्योरेंस लेना पड़ता था। और इंश्योरेंस से याद आया, हमारी गाड़ी का भी इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है, तो इटली पहुंचते ही सबसे पहला काम करना है भाई इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि एक को हमने लिया था ग्रीस में और वो 1 महीने का ही था, तो 1 तारीख को खत्म हो चुका है, 3 दिन ऊपर हो गया है। स्विट्जरलैंड में मैं ढूंढे आया था भाई, कहीं पे भी नहीं मिला। लिंचेस्टाइन में मिलना ही नहीं था, मुझे पता था इंश्योरेंस। और अब यहाँ पे इटली में होपफुली मिल जाए भाई कोई कंपनी, क्योंकि बॉर्डर पे ना पहले तो मिल जाता था जो बॉर्डर वाली कंट्रीज थी, बट यहाँ पे बॉर्डर ही नहीं होता, इसलिए कोई कंपनी भी नहीं होती इंश्योरेंस की। स्विट्जरलैंड में मैं कितनी देर भटका भाई साहब, एक दुकान नहीं मिली है, एक वो नहीं मिला एजेंट जिसने जो कि इंश्योरेंस दे सके। आधों को तो ग्रीन कार्ड का पता ही नहीं था। फिर दूसरी चीज़ भाई, ऑनलाइन भी ना इंश्योरेंस मिल जाता है जिसे ग्रीन कार्ड बोलते हैं। यूके का भी मिल जाता है एंड यहाँ यूरोप का भी मिल जाता है, बट सारी वेबसाइट्स में ना सिर्फ एक ही पंगा आ रहा है, वहाँ पे जब गाड़ी का आप मॉडल डालते हो ना, तो भाई महिंद्रा एज अ ब्रांड वहाँ शो ही नहीं करता। अब अगर मैं टोयोटा की कोई गाड़ी लेकर आता तो उसमें टोयोटा शो कर रहा था, फोर्ड की लाता वो भी शो कर रहा था, मर्सिडीज, BMW, ऑडी ये सब तो करता ही है, बट महिंद्रा क्योंकि एक इंडियन ब्रांड है तो किसी भी वेबसाइट पे भाई महिंद्रा लिस्ट ही नहीं हो रखा। और ऐसी वेबसाइट्स पे ना जब कोई आपका ब्रांड लिखा नहीं होता तो अदर्स का ऑप्शन होता है, बट इन वेबसाइट्स में भाई अदर भी नहीं लिखा हुआ कि हम अपनी गाड़ी का नाम खुद डाल सके। तो ऑनलाइन तो मिल नहीं रहा इंश्योरेंस, ऑफलाइन ही लेना है जो लेना है। बस होपफुली भाई मिल जाए इटली में, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के ना थोड़ा रिस्की ही है मामला। हालांकि वो फर्स्ट पार्टी तो नहीं देते, बट स्टिल यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना भी जरूरी है। अगर पुलिस वालों ने रोक लिया तो बैंड बच जाएगी अपनी फिर, और गलती से हमने किसी और की गाड़ी ठोक दी तो भाई साहब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं है, उसमें अलग बैंड बजेगी। क्योंकि यहाँ पे तो भैया लोग मतलब समझ रहे हो ना, जब छोटी छोटी चीजें ही इतनी महंगी है तो ये रिपेयरिंग वगैरह का खर्चा बहुत मोटा फटका लगेगा। तो बेटर है इंश्योरेंस मिल जाए जल्दी से जल्दी, बस भगवान से दुआ करो इटली में जाके। अभी एंटर करते ही वैसे सर्च करता हूँ, पर मुश्किल है आज मिलेगा, क्योंकि 5 बजे सब बंद हो जाता है। तो कल दिन में जब घूमने जाऊंगा ना मिलान सिटी, तब देख लूंगा भाई कोई मिल जाए अगर शॉप तो। वैसे बचे तो हमारे 5-6 दिन ही हुए यहाँ पे, बट उन 5-6 दिन में भी पता नहीं भाई, होने को तो 5 मिनट में भी हो सकता है कुछ, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए 3-4 हज़ार रुपये के बीच। सिटी में एंटर कर चुके हैं भाई, और यहाँ की नंबर प्लेट आप देख सकते हो, आई यानी कि इटली। लेट्स गो। जैसे कि मैंने बताया अपार्टमेंट बिल्कुल सिटी सेंटर में ही है, तो यहाँ से 7-7.5 किलोमीटर का और है सेंटर। एंड घुसते ही भाई सामने देखो रोड के बीच में ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, शायद से रेड लाइट खराब होएगी, वही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं पूरे निकलने के यहाँ से, और यहाँ जाम लग गया है।
जी लो, फ्यूल स्टेशन आ गया है, यहाँ से करवा लेते टंकी फुल। स्विट्जरलैंड से ऑब्वियसली भाई देख लो सस्ता है यहाँ पे डीजल 1.84। चलो जी टंकी फुल करवाते हैं और देखते हैं अपनी स्कॉर्पियो ने कितने की एवरेज निकाली है भाई। आज 3 है भाई यहाँ पे भी। डीजल तो नॉर्मल वाला ही भरवाऊंगा, ये डीजल नहीं है शायद, ये पेट्रोल होगा। हरा हाँ लिखा है ना बेंजीना। ईरान से हमें को पता चला था बेंजीन और यहाँ पे है बेंजीना। तो ये वापस से वही सिस्टम है भाई, कार्ड पहले उसके बाद फिर पेट्रोल या डीजल लो। तो स्टेशन का नंबर है भाई 1, यहाँ पे चूज करना है 1। लैंग्वेजेस पहले तो चूज करते हैं इंग्लिश फिर 1। ओ भाई सभी तो कह रहे पहले कार्ड डालो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। लो जी लो, पेट्रोल देवता लो, पहले आपको कार्ड दे दिया। यहाँ भी मशीन कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही, कोई अंदर जाके पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे वॉशिंग वाला है भाई साहब, पर छोड़ो टाइम नहीं है अभी। यहाँ वाली मशीन में ना कैश डल जाएगा, इस वाले में तो कैश ही डाल के देखता हूँ। 10 का नोट है अभी। हाँ 10 यूरोज ले लिया ना, तो अभी 10 का ही भरता हूँ भाई। चलो भाई पंप 1 पे अब रिफिल करते हैं। खैर 10 यूरो में तो क्या ही आएगा भाई, वो 5 लीटर आना है, पर ट्राई कर लेता हूँ पहले, फिर 50 का नोट डालूंगा। चल गई। हाँ हो गया शुरू डलना। 10 यूरो होते ही बंद हो जाएगा, देखा। 10 यूरो में तो भाई इसकी जाड़ भी गीली नहीं हुई गाड़ी की। 50 यूरो का नोट डाल दिया भाई। मल्टी 25 लीटर आएगा। 25 लीटर पता नहीं गाड़ी में आएगा नहीं आएगा, या हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, क्योंकि 280 किलोमीटर चलेगा भाई टोटल। जा मशीन भाई जल्दी चल गई। कार्ड एक्सेप्ट कर लेते ना तो सही रहता। कार्ड से क्या है कि आप जितना फ्यूल भरोगे ना फिर उतने पैसे कट जाएंगे। अब कैश में तो पहले एडवांस कैश डालो, फिर उतना फ्यूल मान लो आए ही नहीं गाड़ी में तो क्या करेंगे। जैरी कैन है अपने पास, जुगाड़ है। लो भाई देख लो, वापस से ऊपर तक भर दिया जैसे पहले भरवाया था। टोटल आया भाई 17.67 लीटर, और पहले वो था कितना था वो मैं अभी कैलकुलेट करूंगा, बट जो बचा हुआ है भाई क्योंकि 32 यूरो का ही हुआ है। 18 यूरो का डीजल फिर टंकी में डालना पड़ेगा। हाँ तो ये स्लिप निकल गई, देखो हमने 50 डाला था और 32 का डलवाया है। तो अब इसी में ऑप्शन है भाई रिकवर करने का, यानी कि बचे हुए पैसे मैं निकाल सकता हूँ। ये आ गया ना देखो, रिकवर क्रेडिट। तो इसमें क्या ये जो नंबर दे रखा है ना, ये टाइप करना है। चलो जी हाँ दिखा रहे हैं ना 1733 यूरो। ओके फ्यूल नहीं डलेगा भाई, कैश नहीं निकलेगा, फ्यूल ही डलवाना पड़ेगा, बचेगा भी। पंप 1 में ही डलवाना पड़ेगा वापस। तो हमारे पास जो जेरी कैन है लाल वाला, उसमें डलवा लेते हैं। अभी तो सामान में रख देंगे डिक्की में, फिर खाली होएगा डाल देंगे। ये वैसे तो 20 लीटर का है भाई, तो अभी तो कितना ही आएगा 18 यूरो में 8 या 9 लीटर आएगा बस। चलो जी डल गया है, 9.3 लीटर आया। इस कैन को ना हमें अंदर ही रखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर का वो जो माउंट में पेज कसता है वो खो गया है हमारा। तो डीजल के साथ तो अंदर भैया बहुत ज्यादा बदबू आती है। तो अभी क्या है कि गाड़ी में पड़े रहने देंगे, जब निकलेंगे ना यहाँ से तो डीजल खाली होगा जैसी, फटाफट से डाल लेंगे इसको। फ्यूल भरवाने के टाइम रीडिंग देख लो भाई 16,081। अभी मैं भूल गया कितने किलोमीटर था, तो एक बार होटल पहुंचते हैं, वहाँ पे वीडियो वापस से देखनी पड़ेगी कितने किलोमीटर पे शुरू किया था, क्योंकि ट्रिप रीसेट नहीं करी थी मैंने। बट कोई नहीं, हो जाएगा कैलकुलेशन आराम से, और फिर आपको बताऊंगा कितने की एवरेज दे रही है गाड़ी। ये जा रही है भाई, यहाँ की ट्रैम बड़ी ही विंटेज सी लग रही है। और मिलान ना इटली की कैपिटल नहीं है, इटली की कैपिटल रोम है, बट वो भाई बहुत ज्यादा दूर पड़ रही थी। मतलब लगा लो आप यहाँ से 4-5 घंटे से ज्यादा का रास्ता था, और दिनों की हमारे पास कमी थी, इसलिए हम रोम नहीं जा पाए। हमने सोचा कि बाहर से मिलान सिटी पड़ रही है, यहीं पे ही अपना रुक के घूम लेंगे, इटली एज अ कंट्री हो जाएगी। बट मुझे जाना है भाई रोम भी, और साथ में वेटिकन सिटी भी इटली में ही है, जो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। मतलब आप लिटरली 15-20 मिनट में पूरी कंट्री घूम सकते हो, इतना सही एरिया है उसका। DJI के जो ऑफिशियल स्टोर्स होते हैं ना भाई, वो काफी कम कंट्रीज में होते हैं, यूएस कनाडा उधर का हटा दो, बट इंडिया में भी नहीं है जैसे प्रॉपर स्टोर। और इसके अलावा यूरोप के भी काफी देशों में नहीं है स्टोर, वो थर्ड पार्टी वाले स्टोर होते हैं जो किसी के साथ पार्टनरशिप में खोले होते हैं ना, फ्रेंचाइजी आप कह सकते हो। बट मिलान में भाई बहुत बड़ा स्टोर है एक DJI का, तो कल जाके विजिट करूंगा, देखता हूँ वहाँ पे ड्रोन का प्राइस क्या है। वैसे अब तो लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, ट्रिप खत्म ही हो गई है ऑलमोस्ट। बट मैं सोच रहा हूँ स्कॉटलैंड वाला जो रास्ता है ना भाई, वो बहुत खूबसूरत है, और वहाँ पे मतलब शॉट्स अगर आ गए तो ओए होए मजा आ जाएगा। यहाँ का जो सिटी सेंटर है उसकी भाई बिल्कुल पतली पतली गलियों में से निकलते हुए जा रहे हैं। अभी हमने अपार्टमेंट बुक किया, होटल नहीं है कोई, तो इसलिए पार्किंग भी ढूंढनी पड़ेगी भाई साहब आसपास कहीं। कसम से भाई बहुत पतली पतली रोड थी यहाँ की। ये है वो बिल्डिंग, देख रहे हो कितने सारे अपार्टमेंट्स है। तो यहीं पे अभी गाड़ी तो नहीं लगा रहे, सामान निकाल रहे खाली। पार्किंग इसी गली में ना उधर की तरफ जाके है, नीचे बेसमेंट वाली, तो गाड़ी वहाँ खड़ी कर देंगे मस्त, और हम अपार्टमेंट हुए। लोकेशन अच्छी है। इटली ना वैसे पिछली कुछ कंट्री से कंपेयर करोगे ना तो सस्ता है, होटल्स भी देखोगे ना आप बहुत सस्ते मिल जाते हैं। ये हमें 21,000 रुपये में पड़ा है 2 रातों का,
जबकि कि 2 BHK अपार्टमेंट है। सोचो तो 10,500 रुपये पर नाइट बहुत सस्ता होता है। नॉर्मल होटल रूम लोगे तो 6-7 हज़ार में मिल जाते हैं सिटी सेंटर में, बाहर तो और सस्ते हैं। बट हम अपार्टमेंट लेना प्रेफर कर लेते हैं क्योंकि किचन मिल जाती है ना, तो अपना खुद ही खाना वाना बना लो मस्त, वो ज़्यादा बेटर रहता है। सामान रख दिया भाई वो रहा, अभिषेक यहाँ खड़ा है, मैं पार्क कर दूँ। लिटरली 5 कदम पे ही है, क्योंकि वैसे तो पार्किंग यहाँ भी बनी हुई है स्ट्रीट पे, बट हमें यहाँ करनी नहीं है भाई, सेफ नहीं रहता, चोरी चकारी का डर है थोड़ा। जी हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बार भाई, यूरोप में भी चोरियाँ होती है और स्पेशली इन देशों में तो कुछ ज़्यादा ही होती है। फ्रांस हो गया, इधर ये वाले एरियाज़ हो गए। ये रही भाई सामने पार्किंग, देखो होटल से निकलते बिल्कुल, और ये लग रही है ना बिल्कुल सेम थार नहीं है, ये रूबिकॉन है, रूबिकॉन। ये लिखा है भैया गराज, लेट्स सी कितने का है क्या है, वही 30-40 यूरो होगा पर डे। यार ये तो फुल सी लग रही है मेरे को पूरी। हाउ मच फॉर 1 डे? 30 यूरोज फॉर 24 आवर्स। हाँ ओके, हाँ ओके। तो वो कह रहे हैं कि मैं खुद पार्क कर दूंगा, और 30 यूरोज है एक दिन के, 3,000 रुपये। नो नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो फॉर 2 डेज। तो ये कह रहे हैं भाई चाबी छोड़ के जानी पड़ेगी। पहले तो मुझे शक सा हो रहा था, बट फिर देखा कि बाकी गाड़ियों की भी ना खिड़कियाँ खुली हुई है, तो मतलब सबकी चाबी इनके पास ही है। और कैमरे में इनकी फ़ोटो भी ले ली है मैंने, कल को कुछ पंगा होता है तो पता है किसको दी थी चाबी। अब ये गाड़ी खुद ही लगा देंगे भाई यहाँ पे जहाँ भी लगानी है। मेरे ख्याल से ना यहाँ आगे पीछे का सिस्टम है, क्योंकि इस गाड़ी के पीछे भी एक गाड़ी है, तो अगर किसी को निकालनी होगी पीछे वाली गाड़ी तो ये निकालनी पड़ेगी ना, इसलिए चाबी लेते हैं ये। तो एक दिन के तो 30 है, बाकी जितने भी घंटे ऊपर होंगे परसों तक सुबह उसके, तो वही मेरे ख्याल से 50 या 55 यूरो बनेंगे, 5-5.5 हज़ार रुपये। बट ये अच्छा है भाई, बिल्कुल ही अपार्टमेंट के ना सामने ही है, तो चलते फिरते मैं नज़र मारता रहूँगा। वैसे तो गाड़ी में की है खड़ी है ना भाई, बड़ी ही पुरानी सी बिल्डिंग लग रही है भाई, बट अपार्टमेंट अंदर से अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। ये छोटी सी किचन बनी हुई है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी है, वो भाई साहब चलो कपड़े वपड़े सुखा सकते हैं। बाकी नहाने वहाने का है। 2 BHK मैंने बताया था, 1 BHK ये है, इसमें टीवी लगा हुआ है, ये बेड है, और ये सेकंड रूम है भाई, थोड़ा सा बड़ा, अलमारी वगैरह सब कुछ बनी हुई है, एक सोफा कम बेड भी है, अगर ज़्यादा लोग हो तो सो सकते हैं। ठीक है भाई, 2 डबल बेड लगे हुए, सोफा सेट भी है, 21,000 में 2 नाइट, बुरी डील नहीं है ना, आराम से 5-6 लोग तो रुक ही सकते हैं। हाँ तो अब कैलकुलेट करते हैं भाई, स्कॉर्पियन ने एवरेज कितने की दी है। देखो जब हमने सुबह फ्यूल डलवाया तो मीटर पे रीडिंग थी 15,805 किलोमीटर, और जब हमने शाम को भरवाया तो रीडिंग आई है 16,081। तो टोटल किलोमीटर बनते हैं भाई 276। अब फ्यूल की बात करें तो फर्स्ट टाइम में डीजल डला है 5.5 लीटर और सेकेंड टाइम में डला है 17.6 लीटर, तो ये टोटल बनता है भाई 23.17 लीटर। अब बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, दोनों को डिवाइड करता हूँ, और भाई ये देखो भाई साहब 11.9 यानी कि 12 की एवरेज दी है अपनी स्कॉर्पियो एन ने। डीजल ऑटोमेटिक 4x4 वाली गाड़ी है, Z8L टॉप मॉडल। कसम से भाई आज तो स्कॉर्पियो एन ने होश उड़ा दिए, बिल्कुल ही गजब की भाई साहब एवरेज निकल के आ गई है। ऐसी मतलब 12 ये शुरू से देती रहती तो क्या गजब लेवल हो जाता ना। और मीटर पे भी आप देखोगे ना तो भाई 11.5 की दिखा रहा था जब मैंने देखा, तो मतलब कि मीटर कहीं हद तक ठीक ठाक ही है, समझ लो। बाकी चलो यार इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।